गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल IBPS PO का मेंस का एग्ज़ाम है और मेरा भी एग्ज़ाम है, तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर आप अपनी टेक्निक बताइए कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी जो टेक्निक है वो थोड़ी सी शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की जो स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो बेस्ट होती है। लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, किस तरीके से फॉलो करता हूँ, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिलेगा जो आपकी स्ट्रेटजी है। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हो, तो वो यहाँ से सेट हो जाएंगे। तो बात करते हैं अपने पहले, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो देखो कोई इश्यू है नहीं। जो अपनी वर्किंग है, जिस तरीके जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना। वहाँ से अपने आप आपको कंप्लीट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अपने आप आपके ऑप्शंस टिक होंगे। और सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब तक का जो मैंने इतने एग्जाम्स दिए मेंस के, खास करके अगर IBPS PO की मैं बात करूँ, तो जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना इंग्लिश में, वो ज़्यादा इजी होते हैं कंपैरेटिवली 1 नंबर वाले। और मैं ओनली इंग्लिश की नहीं बात कर रहा, मैथ्स रीजनिंग में भी 2 नंबर वाले मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी लगते हैं। तो एक बार उनको ट्राई करके जरूर देखना आपको, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वो करना है कि नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। तो इंग्लिश में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ पे इतना इशू होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट होते हैं। और वैसे ऑप्शन से टेक्निक की फॉर्म में चला जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ करती है तो वो केब करती है, लेकिन वो केब का मुश्किल से 10% रोल होता है। ठीक है, अपने ऑप्शन से सारा हो जाता है। उसके बाद मेन जो पॉइंट आता है वो आता है मैथ्स एंड रीजनिंग का। क्वांट में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो जो DI या जो कैसलेट है, दिक्कत वो भी नहीं है कि वो नहीं होते। पॉइंट ये है कि वो होते तो हैं, लेकिन जब अपने उस टाइमर को देखते हैं तो टाइमर के अकॉर्डिंग जब आप पहला क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट नहीं हुआ होता तब तक 5-7 मिनट आपके चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ वहाँ पे होती है, अपने को लगता है कि अपना टाइम जा रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, सेम का सेम ही जैसे क्वांट में ये है कैसलेट व DI का, सेम का सेम रीजनिंग में होता है। वहाँ पे पजल्स में यहाँ पे ये वाली दिक्कत होती है। ठीक है, वो टाइम अपने को लगता है कि चला गया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेंस के पेपर में इन चीज़ों में टाइम लगता ही लगता है। ये पॉइंट आप माइंड में सेट कर लो। बस इतना सा पॉइंट होता है मेंस के एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन आपका चल रहा है, सोल्व हो रहा है, चाहे वो स्लो वे में हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, अगर वो सोल्व हो रहा है ना, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर आप उस पर स्टक हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं, कैसे अटैम्प्ट करूं, तो आप वहां से स्किप करो। अदरवाइज स्किप मत करना, क्योंकि उस क्वेश्चन को अगर टाइमिंग और उस टाइमर को देखकर आपने स्किप कर दिया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे ही टाइम खाएगा। तो मेंस में ये नहीं होता। मेंस में ये होता है कि अपने से क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होते। टाइम मैक्स में अपना कंज्यूम होता है कि अपने से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होते। क्यों? माइंड में वो एक चीज़ होती है, क्योंकि प्री देख रहे हैं, प्री और मेंस में दिन रात का डिफरेंस है। तो प्री देख रहे हैं तो अपने को ऐसे लगता है कि भाई अपना टाइम जा रहा है। पजल्स में खास करके कि भाई पजल्स तो मेरी बहुत शानदार है, ये है वो, उसमें टाइम कैसे लग सकता है? लगता है 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट लगते हैं। मुझे खुद को बहुत टाइम लगता है। तो अगर वहाँ पे आपका क्वेश्चन चल रहा है ना, तो चलता है, अगर रुक नहीं रहे आप, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कुल मिलाकर टाइमर को आप मत देखना। ठीक है, मेरा यही पॉइंट है, मैं टाइमर को नहीं देता, मैं शुरू हो जाता हूँ। हाँ, बीच बीच में कहीं स्लो ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल ही आप इग्नोर करो, थोड़ा बहुत बीच में टाइमर देखो। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका हो रहा है ना, चलता जा रहा है, क्योंकि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग हो, तो आप टाइमर को बिल्कुल भी मत देखना। पजल्स की खास करके अगर मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन में, तो वहाँ पे जो ज़रूरी नहीं है आपकी पजल कंप्लीट हो। जो फर्स्ट टाइम बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको पजल बनने के बाद ऑप्शंस वगैरह टिक करने जाते हैं वो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पे पजल्स हो, कंप्लीट नहीं होती सोल्व। 2 3 4 पॉसिबिलिटी तक रह जाती है वहाँ पे, मतलब बीच में रुक जाती है। फिर वो ऑप्शंस है ना, वो सही करवाएंगे। तो वो पाँचों के जरूरी नहीं है 5 भी है, 2 ऑप्शन भी आते हैं, कई बार 3 भी आते हैं। अगर 5 भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन आपने जो कंडीशन पहले ली उसके अकॉर्डिंग हो, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका उसके अकॉर्डिंग ना हो, वो गलत हो जाए। तो आपको ये देखना है कि वो कंडीशन जो आप लेकर चले हो वो गलत लेकर चले हो, आपको दूसरी सिचुएशन लेनी पड़ेगी। तो कंप्लीट सोल्व होना जरूरी नहीं है। ये मैथ्स के केस में है, क्वांट के केस में है, ये रीजनिंग के केस में है। समझ में आई बात? बस यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉजिटिव पॉइंट पे रह जाता है, जो अपर हैंड पे अपने बात करें तो वो इंग्लिश सेक्शन रहता है, वो यहाँ पे स्कोर देता है अपने को। ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग का ये नहीं स्कोर नहीं आता, आपकी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप मेरे से तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर दोगे आप। ठीक है, और मेरे पिछली बार भी क्लियर हुआ था, इंटरव्यू कॉल हुई थी मुझे, आपको पता है सभी को कितनी बार क्लियर हो चुके हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स को सबको पता है, हर बार क्लियर होते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, साथ में स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फिर एक पॉइंट आता है अपना डिस्क्रिप्टिव का, बिल्कुल नए वाला पैटर्न है। बात करते हैं सबसे पहले ऐसे की। ऐसे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक टॉपिक आपको ऐसा, 3 आते हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना हो, तो एक टॉपिक ऐसा जरूर मिलेगा आप लोगों को जो जनरल अवेयरनेस वाला हो,
जिसको आप आराम से कर सकते हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, डेमोक्रेसी पे हो गया, क्योंकि अभी करंट में टॉपिक चल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग बात है, चाइल्ड मैरिज पे हो गया, डिजिटल करेंसी पे हो गया, डिजिटल जो फ्रॉड है उस पर हो गया, मतलब कुछ ना कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी का भी मुद्दा चल रहा है बहुत सारी जगह पे, तो उस पर हो गया। तो एक ऐसा टॉपिक आएगा जो आप आराम से इजीली टैकल कर लोगे, आप इंग्लिश बनाते हो तो। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सबसे रद्दी अपने बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। वहाँ पे क्या होता है, जैसे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं वहाँ पे अपने को ऑप्शन टिक करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर लिखना है, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, जितना आंसर उतना आंसर लिख देना, ठीक है, वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश करनी है कि दोनों सेक्शन को प्रॉपर वे में आप अटेम्प्ट कर पाओ। मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसे आप एक बार स्टार्ट कर देना, आधा ऐसे लिख देना, जो भी आपको जैसे सही लगे, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे चले जाना। मतलब करने दोनों अटेम्प्ट है कि वहाँ से भी मार्क्स मिले और उधर से, दोनों साइड से अपने को मार्क्स मिलने चाहिए। आप एक में स्टक होकर मत रह जाना, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पहले ले लेना, ठीक है, आपका मन करे वैसे, और आपको लगे टाइम लग रहा है तो जो क्वेश्चन है उनमें शॉर्ट एंड स्वीट में उसके आंसर दे देना, तो वहाँ से अपने को पॉइंट मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। और ऐसे को भी कर देना, तो जरूरी नहीं होता कि कंप्लीट ही हो, कंप्लीट करने वाले कर भी लेते हैं, टाइपिंग वगैरह होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो माइंड में थॉट्स आए उनको लिखते जाओ, ठीक है। वहाँ पे अपने आप आपको दिख जाए करेक्शन वगैरह, आप लिखने वगैरह का अपने बोला जाता है, तो थोड़ा रफ शीट पे आप नोट डाउन कर सकते हो उनको, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप है ना जो थॉट्स आए माइंड में लिखो, क्योंकि कहीं लिखते में रह जाओ और वहाँ पे टाइप ही ना कर पाओ, तो थोड़ा सा उस पॉइंट का ध्यान रखना। और ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी होता है, आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी IPS PO में अच्छी खासी वैकेंसीज है, और वैकेंसीज भी ऐड होनी है, जैसे इंडियन बैंक ने 700 का मतलब RTI में आ ही चुका है, तो और भी वैकेंसीज ऐड होने वाली है, तो कट ऑफ वगैरह का इतना ज़्यादा खतरनाक वाला सीन नहीं जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली कम ही कट ऑफ जाएगी, समझ में आई चीज़। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करना, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी अपना, ठीक है, बस चलते रहना। और कुल मिलाकर टाइमर को ज़्यादा मतलब वैल्यू मत देना, क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू देना टाइमर से। प्री में फिर भी दे सकते हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू देनी है, टाइमर से ज़्यादा वैल्यू देनी है, समझे यही बात। तो ठीक है, फिर कल देखते हैं कैसा एग्ज़ाम आता है, मैं भी अपना रिव्यू शेयर करूँगा, आप भी अपना रिव्यू मुझे शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर रिव्यू के साथ।